यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप परिवार सहित सब अच्छे से होंगे और आपका काम भी अच्छा चल रहा हो। दोस्तों, लास्ट मंथ की जिसकी भी जो शेयरिंग है, जो भी एक्सपीरियंस है, प्लीज आप उसको शेयर करें ताकि सभी लोगों का फायदा होता है उससे। आपका कोई भी एक्सपीरियंस है। पुनीत जैन दोस्तों, जी, आप यहाँ पे बात करते हैं, बोलते अनम्यूट हैं। करके बोलो। कौन बोल रहा है? पुनीत जैन ने हाथ खड़ा किया था। पुनीत, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? सादर प्रणाम। सब नाम। सब बढ़िया सर। जी। सर, लास्ट वीक मेरा एक 50,000 रुपये का एनुअल LIC की पॉलिसी हुई है और एक 90,000 रुपये की क्वार्टरली पॉलिसी हुई है कैसे हुई? और एक 10 लाख रुपए का प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रीमियम। तुम्हारी वॉइस ब्रेक, सर वो वॉइस सब ब्रेक हो रही रिलेशन है, है, वॉइस रिलेशन ब्रेक। बेस पे 2-3 बार गए। सर वो बस जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं, लोगों से रिलेशन बने हुए हैं। जी। 2-3 बार उनके पास गए, समझाया तो क्लोज हो गई। जी जी। बहुत बढ़िया। और 10 लाख रुपए का प्राइवेट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम करा सर मैंने। क्या किया है? 10 लाख रुपए का प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम बुक करा मैंने। अच्छा, प्रीमियम बुक किया, ओके, गुड। ग्रेट सर। अ, सर कोशिश है कि इस बार आखिर तक TOT हो जाए मेरी। बहुत जरूर होगी, जरूर होगी। और हमारे आज के स्पीकर अतुल जी भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। नमस्ते सर। नमस्ते। और कोई भाई कोई शेयरिंग करना चाहते हैं? अरोड़ा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हमारे अशोक कालरा जी भी आ चुके हैं। अशोक कालरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। अरोड़ा सर, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए सर। सर बस जीवन उत्सव को थोड़ा कैच कर रहे हैं। दो तीन मेरी दो मीटिंग हुई है। एक मीटिंग में तो कोटक महिंद्रा वाला और मैं, हम दोनों बैठे थे और उन लोगों ने मेरे से मतलब बातचीत हुई और अल्टीमेटली जो है ना, मैं उनको कन्विंस कर पाया कि जीवन उत्सव जो है ना, उनसे हमारा अच्छा बेहतर बेहतर प्लान है। तो जीवन उत्सव पे काम करने का मतलब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और बाकी आने वाले समय में काफी अच्छा इसका रिजल्ट आने की संभावना है। बहुत बढ़िया। जीवन उत्सव भी बेहतर है और सुरेश अरोड़ा जी आप भी बेहतर हैं। दोनों चीजें बेहतर होगी तभी उन्होंने आपको चूज किया सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये एफपीआरटी ऐसा मंच है जिसको हमारे प्रधान राजेश चेतन जी और अतुल जैन जी ने मतलब पूरी तरीके से संभाला हुआ है और चाहते हैं कि हर एजेंट का काम अच्छा हो। और जब आप आगे बढ़ के अपनी शेयरिंग नहीं करेंगे, देखो, जब तक हम एक सांस छोड़ते नहीं है, हम सांस ले भी नहीं पाएंगे। ये हमारे अशोक कालरा जी का पेट डायलॉग है कि इक्वली इंपॉर्टेंट है सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जब तक आपकी देने की भावना नहीं होगी, बाकी लोगों का फायदा नहीं होगा। आज हमारे हुड्डा जी बहुत दिनों के बाद आए हैं और हुड्डा जी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हुड्डा जी, प्लीज, वेलकम। सर गुड मॉर्निंग सबको। सर मैं शेयरिंग ये करना चाहता हूँ। कल मैं सीए के पास बैठा था जी। तो सीए बोला जी मैं तो म्यूचुअल फंड में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। तो सर जैसे हमारे को चेतन सर ने एक बार समझाया था कि भाई कहाँ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने वो 4 कॉलम लगाए हैं। जी। एफडी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में और आपका गोल्ड में। तो मैंने एग्जाम्पल दिया सर 2-2 लाख रुपए का जी। कि 2-2 लाख रुपए आप सब में लगा रहे हैं और भगवान अगर आजकल देख रहे हैं 2 साल बाद कोई सर्जरी होगी तो सर कोड कितना देगा। तो मैंने पॉजिटिव लेके 4 के 6 8 लिखे उनके। जब LIC का नंबर आया मैंने कहा सर 25 लाख रुपए इमीडिएट फैमिली को देगी LIC। जी। बहुत पांच बढ़िया। 5 लाख रुपए 22 साल तक देगी। 1 करोड़ 35 लाख 25 साल बाद देगी। सर 2.5 करोड़ रुपए कौन देगा बताओ। ये पावर ऑफ LIC है। बहुत ही बढ़िया। ग्रेट तो ग्रेट। सर एक छोटा सा और मैं दूंगा। सर मेरे एक पड़ोसी का ना डेथ क्लेम था 11D का,
अतुल जैन सर की ब्रांच का। मेरा सर लड़का पेपर सबमिट करके आ गया और हमने रिसीविंग सर के ऑफिस में भेज दी सर। उसके बाद 26,50,422 रुपया क्लेम सर मेरे पार्टी के अकाउंट में पहुंचने तक। सर इन सर का जो स्टाफ है वो कंटिन्यू मेरे को फॉलो अप देता रहा। तो सर ये पावर ऑफ मतलब अतुल जैन की सर रिक्वायरमेंट भी उन्होंने पूरी करवा दी। तो सर मैं अतुल सर को सल्यूट करता हूँ, उसके स्टाफ को सल्यूट करता हूँ कि ऐसे हमारे अतुल सर हमारे को सर्विस देते हैं सर। देखो सर, आपको सैल्यूट एफपीआरटी को करना पड़ेगा। ये जो एफपीआरटी से जुड़ा होता है अतुल सर उसी को सर्विसेज देते हैं। ये पक्का है अतुल सर का, उसके सर बिना मैं सर्विस नहीं देते। हाँ। पूरे मंच को और पूरे सभी मेंबर्स को सल्यूट करता हूँ सर। जी जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्लीज सर। मग्गो साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए सर, आपका हाथ मैंने देख लिया था, आपने हैंड रेज किया था। अनम्यूट किए आपने तो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। अजय त्यागी जी, आज आप कुछ बोलिए सर। मैं क्या बोलूं सुनील भाई, मेरा तो अभी पिछला पूरा 10 दिन जो है ना बड़े उसमें गुजरे हैं, मतलब एक अलग काम में गुजरे हैं। मैं जैसलमेर उत्सव गया था। उत्सव में गुजरे हैं ना, वही हम पूछना चाहते हैं। कोई एलआईसी में उत्सव कर रहा है, कोई जीवन में उत्सव कर रहा है। तो आप जीवन में कर रहे थे। हाँ, जीवन में कर रहा था मैं तो, वही मैं तो दौड़ता ही रहता हूँ, और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी अचीवमेंट दौड़ में हुई है। अभी तक मैं मैराथनर था, 42 किलोमीटर दौड़ता था, और 16 तारीख के बाद मैं अल्ट्रा रनर हो गया हूँ। बहुत ही बढ़िया, मैंने बहुत। ओपन डेजर्ट में, जैसलमेर में 50 किलोमीटर की दौड़ थी। लेकिन 15 तारीख का मेरा बर्थडे था, आप सभी लोगों की दुआएं मेरे को मिली, तो वो 51वां बर्थडे था, तो मैंने 51 किलोमीटर पहले मैं दौड़ा हूँ। 16 दिसंबर को बहुत विजय बढ़िया। दिवस था, पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था 16 दिसंबर को, और मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही दौड़ा हूँ सर, और बहुत बहुत चैलेंजिंग था। बहुत बढ़िया। और मेरी अपने सभी दोस्तों से यह है कि व्यापार करना बहुत बढ़िया बात है, और हम पैसे कमा ही रहे हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, और पैसे कमाने भी चाहिए, लेकिन उस पैसे का यदि आपको सही इस्तेमाल करना है तो आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। बहुत। ठीक है ना? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्वास्थ्य के लिए हमेशा अपने के ध्यान, हेल्थ फिट होनी चाहिए आदमी को। और मेरा तो हैशटैग भी चलता है, फिट@50, Fabulous 50। अब क्योंकि हम 50s में पहुंच गए, तो वही चाहता, 50s में आप फेबुलस होने चाहिए, बस सीधी सी बात। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। रणवीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। वेलकम सर। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? अनम्यूट अनम्यूट करके सर, अनम्यूट। जी सर। धन्यवाद जैन साहब। जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूं आपकी एफपीआरटी में, और किड हूं, जस्ट लाइक स्टूडेंट। और अभी एफपीआरटी पे तो बहुत रिसर्च करने का वो है साहब, एक से एक आपके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, अतुल जी के ऊपर रिसर्च की जा सकती है। तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं ये शुभकामनाएं देता हूं कि आपका सहयोग हम सबको मिलता रहे, और विशेषकर लियाफी को मिलता रहे, तो आपके अनुभव का लाभ आम अभिकर्ता तक हम पहुंचा पाए, और आपके ज्ञान का पूरा विस्तार कर सके। हम सभी लोगों को जोड़ रहे हैं आपसे एफपीआरटी से, हमारे बहुत। कई संदीप पाठक जी हैं वो जुड़े हैं, और भी लोग हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, और हम मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है साहब। मैं सब बहुत आपको बढ़िया सब साधुवाद देना सब। चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता बहुत हूँ। बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आप हम सभी का है पीआरटी, हमारे अकेले का नहीं है, आपका भी है और लियाफी भी हम सबका है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमित बाली जी, जम्मू से कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर। सर नमस्कार सभी को। और आई एम वेरी थैंकफुल टू चेतन सर और आप सब के जो भी वर्ड्स होते हैं तो मैं 2-3 बार सुनता हूँ, और इतने बड़ी बड़ी शख्सियत आप लाते हैं और उससे बहुत बढ़िया काम चलता है। सर मैं जम्मू में 3 साल पुराना एजेंट हूँ और लाइफ में 3 बार एमडीआरटी कर चुका हूँ अपनी। बहुत और बहुत अभी नेक्स्ट जो है आप लोगों की ब्लेसिंग से 2024 में मैं सीओटी करूंगा। और सर दूसरी चीज, मैं अतुल सर को देखता रहता हूँ, राजेश सर से मैं मिला था सुमी श्रीवास्तव जी के मंच पे, तो उनसे भी अवार्ड लिया था राजेश चेतन सर से। तो उसके बाद से समझो कि जिंदगी बदल गई, तो उनको सुनता रहता हूँ कितना महान काम करते हैं सब चीजें। तो सर आज ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए
आज मेरा एक क्वेश्चन जैन साहब से ये रहेगा कि मैं उनके सिग्नेचर में देख रहा था कि वो हेल्थ में भी काम कर रहे हैं और लाइफ में भी काम कर रहे हैं और भी काफी जगह काम कर रहे हैं, तो अपने समय को वो टीम को भी चला रहे हैं और इतना समय वो उस 24 घंटे में हमारे पास भी होते हैं, पर वो कैसे कर लेते हैं? तो सर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं। बाकी ये सब प्लान सब तो हम सुनते रहते हैं सब, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। थैंक यू सर, थैंक ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। अब हम एक शेयरिंग और लेंगे। आज के हमारे डायनेमिक स्पीकर हैं, बस एक शेयरिंग। ललित नारंग जी, आप बोलिए अपना अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मैं मॉर्निंग। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने एक्चुअली बहुत ट्रेनिंग्स अटेंड करी है अभी तक और कर भी रहा हूँ मैं। बट ये एक ऐसा, ये फ्राइडे को सुबह 8 बजे का एक ऐसा टाइम है कि मैं इसमें मतलब आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड टू इट, बिकॉज मुझे पता है जो वैल्यू मुझे इस 1 घंटे में मिलेगी। बहुत बढ़िया, अगर बहुत मैं बढ़िया। सारी ट्रेनिंग भी छोड़ दूँ तो ये एक अकेला इतनी वैल्यू देता है और इतना सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर तरीके से और टाइम बाउंड है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका तो श्रेय भी आप, हमारे अतुल भाई को ही जाता है। वो नए नए स्पीकर हमेशा ढूंढ के लाते हैं दोस्त। तो इतना आसान नहीं है इतने बढ़िया स्पीकर्स को हमेशा लेकर आना। तो इट इज रियली वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। वेलकम। विकास भाई, आप जल्दी से कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। भारद्वाज साहब, अनम्यूट करके। ऐसे हमें सुनेगा नहीं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। मैंने इस हफ्ते में एक तो है ना क्या कहते हैं जेडएम कन्वेंशन थी जोधपुर में, वहां गया था। उसके अलावा 4 लाख का मैंने जीवन उमंग में है ना प्रीमियम करा। बहुत और कल मैंने एक दिन में करीब 2 लाख का प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम इकट्ठा करा। ये मेरा कल का वो है। बहुत बढ़िया विकास भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विकास भाई। ठीक। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के स्पीकर अतुल जैन जी को आमंत्रित कर दूंगा। अतुल जैन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अतुल जैन जी जितने दिल से काम करते हैं, जितना देने का उनका रहता है ना, परमात्मा भी दिन दुगना दिन चौगुना सब उनको देता रहता है और लोगों को रहता है। मुझे भी कई बार रहता है। ये 12-12 बजे तक तो मंदिर में रहते हैं। इनके काम कौन करता है? अपने आप इनके काम होते रहते हैं। जिस तरीके से काम करते हैं ना, और टीओटी सोचना भी हमारे कई बार जहन में नहीं आता। और ये टीओटी एलआईसी से तो करते ही हैं, और साथ में जीआईसी से भी दो दो टीओटी बुक करते हैं। दोस्तों, आज के स्पीकर को कैसे आमंत्रित करना है, कैसे उनसे बेस्ट लेना है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। एक अपना नाम आप बिल्कुल ठीक करें और अपना कैमरा जरूर ऑन करें। जब आपका लेने का है ना, तो हम सिर्फ आपकी शक्ल ही तो देखना चाहते हैं। और स्पीकर को जितनी शक्ल्स दिखती हैं, सामने चेहरे दिखते हैं, उतना उसको अच्छा लगता है। प्लीज अपने आप को ओपन करके बैठिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है हम लास्ट में लेंगे 10 मिनट में। बाकी हम अतुल भाई को जोरदार तालियों से आमंत्रित कर देंगे। अतुल भाई, वेलकम। वेलकम। नाउ स्टेज इज योर सर, प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई आज के सेशन के लिए। जैसा बात डिस्कशन था कि ये मार्च दिसंबर का लास्ट वीक है और ऑलमोस्ट हम लास्ट वीक मतलब सेकंड लास्ट वीक है और हम लास्ट वीक की तरफ जा रहे हैं। और हमारे जिन जिन लोगों के जो जो टारगेट्स बचे हुए हैं, मैं उन लोगों को अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपके जो टारगेट्स आपने सोच रखे हैं वो आपके पूरे होने वाले हैं। ठीक है। मैं पुनीत भाई को सुन रहा था कि उनकी टीओटी में थोड़ा सा कुछ बैलेंस है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो भी उनका बैलेंस है वो इस वीक में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। जो लोग सुबह 8 बजे इस सेशन में आ गए, इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मुझे बैक टू बैक कभी फोन करके कहते हैं, सर ये एफपीआरटी का टाइम थोड़ा चेंज कर दो ना। तो मैंने पूछा भी क्या कर ले, तो कहने लगा थोड़ा सा लेट कर लो सर, सुबह 8 बजे ना उठा नहीं जाता। सर यदि आपको सीखने के लिए उठा नहीं जाता ना, तो आपको सेल के लिए भी नहीं उठा जाएगा आपसे। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि जो लोग सीरियस होते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी हो सकता है आप लोगों ने बीएनए का नाम सुना होगा, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल करके है, वो भी सुबह 7:30 बजे वहां पहुंचना होता है। यदि आप 7:30 बजे वहां नहीं पहुंचते, 7:31 पे पहुंचते, तो वो आपका लेट मार्क कर देते हैं। ठीक है। इसलिए वो 7:29 लिखते हैं, वो 7:30 भी नहीं लिखते, 7:29 की मीटिंग लिखते हैं उसका टाइम। तो जिन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा है, वो लोग जरूर डेफिनेटली अपने, अभी अजय त्यागी भाई 51 किलोमीटर दौड़ रहे थे। मैं भी पिछले हफ्ते लास्ट वीक में समेश शिखर, हमारा जैनियों का एक तीर्थ स्थान है समेश शिखर,
और जहाँ पे करीब करीब 27 किलोमीटर का वो एरिया है जहाँ पे जाना होता है। जो हमारी वहाँ पे हमारे मैक्सिमम 24 भगवानों में से 20 भगवान वहां से मोक्ष गए हैं। तो उनकी सबकी 25 भगवानों की वहां पे 24 भगवान और एक और है, 25 स्टॉक है हमारे पे। तो वहां पे अलग अलग जगह पे जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि यार अब मैं थक गया था नेचुरली। 27 किलोमीटर मुझे आदत नहीं है। मैं रात को सुबह पौने 3 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, और जो लास्ट टोक हमारी जो मेन टोक है उसमें मैं दोपहर में 1 बजे पहुंचा था, और बहुत टायर्ड महसूस कर रहा था अपने आप को। तो मैं उस टाइम पे याद कर रहा था अजय त्यागी भाई को। मैंने कहा वो यार 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे मजाक मजाक में चल देते हैं, और हम लोगों को ये थोड़ी सी जर्नी करने में तक। तो जिन आप क्या सोच रहे हो 50 किलोमीटर ये आज 51 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन की बात जो कर रहे हैं, अल्ट्रा रनर की बात जो कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि एक दिन में हो गया होगा ये सब कुछ? ये एक दिन में कोई भी काम जब हम कंसिस्टेंसी से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो एक हमारे ब्लड के अंदर रहता है। जब वो उन्होंने पहले 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करा होगा, फिर 10 हुआ होगा, और तब वो 51 तक पहुंच पाए। तो यदि हम सोचे कि भाई एक ही दिन में हमें भी सीधा अजय त्यागी बनना है और 51 किलोमीटर बनना है, तो हो सकता है कि सारे एफपीआरटी के दोस्त तुम्हारे घर पे खड़े मिलेंगे और आप मिलोगे नहीं। तो एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। सिर्फ हमें रेगुलर, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद ही हम लोग आगे जिंदगी में ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। जैसा कि मेरा टॉपिक है कि मैंने जर्नी टू टीओटी, जो मेरी स्क्रैच कहाँ से मैंने अपने एक मिनट के वीडियो में भी डाला था कि कैसे मैं भी आप लोगों की तरह से एक 12 पॉलिसी वाला एडवाइजर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मेरी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन का बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशन। मैं तो जॉब में था। इनफैक्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। एक दिन मैं जब भी मैं कभी अपनी जर्नी शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा 750 रुपए से पहली नौकरी से शुरू करता हूँ। तो मेरे मित्र सुनील डैंग जी ने कहा यार 750 से तो ऊपर आ जाओ कभी। तो मैंने कहा नहीं, ये 750 से ऊपर उसी दिन आ पाएंगे ना। अपनी आप जेन्युइन चीज थोड़ी ना मिस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जो जहां से आपकी जर्नी शुरू हुई है, जर्नी तो 750 से शुरू हुई है। तो मैं आपको, आप जरा 2 मिनट लगा के मैं आपको अपनी डेट्स दे रहा हूँ, वो डेट समझना कि क्या क्या डेट्स पे मैं बात कर रहा हूँ। अप्रैल 94 में मैंने 750 रुपए से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म थी उनके यहाँ पे, एक आर्टिकलशिप के तरह से अकाउंट्स असिस्टेंट समझ लीजिए या लर्नर की तरह से मैंने वहां पे अपना कैरियर शुरू किया था। 6 महीने के बाद मुझे एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, गुरिंद सेल्स। आपने गुरिंद का नाम सुना हुआ, जिनको ग्लास के बारे में पता है, टेबल ग्लास, ग्लास टॉप्स, और बहुत जितने भी बड़े शोरूम्स होते हैं उनमें जो ग्लास लगता है, तो या तो अतुल का ग्लास लगता है या गुरिंद का ग्लास लगता है। ग्लास मैन्युफैक्चरर थे। उस कंपनी में मैंने 94 नवंबर में मैंने 750 रुपए से अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से अपनी जर्नी शुरू करी थी। और 6 महीने के बाद ही मैंने जब पहला अपने एक कंपनी के अंदर ऑडिट किया, उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद मुझे ओखला के अंदर एक कंपनी थी गुरिंद सेल्स करके, उसमें मुझे एज ए अकाउंट्स असिस्टेंट की और कैशियर की जॉब मिली। उसमें उस टाइम पे मेरी सैलरी 2280 रुपए में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। जब मुझे पहली सैलरी मिली तो 2380 रुपए थे। तो मुझे मतलब ये लगा कि मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। 100 रुपए का एक एडिशनल मिलना। और वो मैंने जब पूछा कि सर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तो 2280 का मिला, ये 2380 क्यों मिले, तो बताया गया कि मिनिमम वेजेस 100 रुपए बढ़ गए हैं। वो कंपनी बिना मिनिमम वेजेस से कम सैलरी पे बंदे अपने एम्प्लॉइज नहीं रखती थी। तो 2380 मैंने नवंबर 94 में मेरी सैलरी 2380 रुपए होगी। अप्रैल 95 में मुझे जिस कंपनी में मैंने ऑडिट करा था 750 रुपए की तनख्वाह में, उस कंपनी के में मुझे नौकरी का ऑफर आया, और 3300 रुपए में एज ए अकाउंटेंट मुझे वहां पे उन्होंने अप्रैल 95 में रख लिया। अप्रैल 95 से लेकर के मैंने 2000 तक उसी कंपनी में, लॉटरी वाली कंपनी में ही काम करा। 2000 में एक प्रिंट मीडिया कंपनी थी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो एक कंपनी ऐसी थी जो बेसिकली सेक्टर्स पे काम करती थी, पावर सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टेलीकॉम के ऊपर। वो कंपनी में 5 साल मैंने मैनेजर फाइनेंस ज्वाइन किया था, और मैं सीएफओ जब मैंने 5 साल की बाद मैंने जब रिजाइन किया तो वहां पे मैं हेड फाइनेंस था अप्रैल 2005 में। उसके बाद मैंने कुछ 2 साल के करीब और उसी लॉटरी वाली कंपनी में मैं जो ओनर्स थे उनके साथ अकाउंट्स रिटेनरशिप्स करी, और 31 मार्च 2008 तक मैंने कुछ पार्ट टाइम अकाउंट्स और ये सब चीजें करी। और 1 अप्रैल 2008 के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे
अकाउंट्स का काम नहीं करना, अब मुझे सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करना है। तो पहले तो आज जितने भी लोग, अभी तक हमारे पास 77 लोग आ चुके हैं, ये मान के चलना, जिनमें जो लोग आज इंश्योरेंस में, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे, उनको लगता होगा कि अतुल जैन के पास तो बहुत कुछ पहले से था, तो उनको तकलीफ नहीं है। आप समझ के चलना, मैंने अपनी जर्नी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ 99 में मैंने LIC की एजेंसी ली थी, और 97 में मैंने ओरिएंटल की एजेंसी ली थी, और एज ए पार्ट टाइमर आप लोगों की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह मैंने भी ऐसे ही 12 केसों के लिए स्ट्रगल किया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 केस कंप्लीट करता था और बैठ जाता था शांति से कि भाई अब अगले साल के 12 केस पे काम करेंगे। तो ये कोई, मैं इसके लिए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीमती गुप्ता जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने मेरी एजेंसी 10 अक्टूबर 1999 की है, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जो 12 केस है 31 मार्च को कंप्लीट कर लिए। तो 31 मार्च के बाद जब कंप्लीट 12 का कंप्लीट हो गया, तो महीना 2 महीना तो सब लोग रेस्ट करते हैं, तो भाई ये माना भी जाता था कि अप्रैल मई में काम नहीं आता, तो सब लोग रेस्ट करते हैं, तो ऐसे मैंने भी रेस्ट किया 2 महीने। 2 महीने के बाद, 1.5-2 महीने के बाद फिर प्रदीप सर का मेरे पास फोन आया कि अतुल क्या बात, क्या हो गया, यार कोई बातचीत नहीं, फोन नहीं। मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास 3-4 केस मेरे पास हैं, हम अक्टूबर के बाद डालेंगे। तो कहने लगे यार अभी तो मई चल रहा है, तुम अक्टूबर के बाद एंट्री। मैंने कहा हाँ सर, फिर अगले साल का, नहीं तो अगले साल का चक्कर पड़ेगा 12 केसेस का। तो ये उनकी ग्रेटनेस है, उनका मुझे गुरु मंत्र रहा है कि उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि अतुल ऐसा करो, जितने भी केसेस हैं आप डाल दीजिए इसमें, अभी कर दीजिए, और यदि अगले साल आपको 12 केस में कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आई तो मैं वो 12 केस में आपके पूरे करा दूंगा। और यकीन मानना, एक सीनियर होता है, एक मेंटर होता है ना, उसको सिर्फ जरा सा एक पुश ही देना होता है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे को कभी 12 केस की कभी वो नहीं रही, और जब तक मैं पार्ट टाइमर भी जैसे मैंने बताया कि 2008 तक मैं एज ए पार्ट टाइमर इंश्योरेंस एडवाइजर रहा, तो मैंने उस टाइम पे भी मैं 25, 30, 35 पॉलिसीज सेल करता रहा। और आप लोगों के लिए मैं बता भी देता हूँ कि जब मैं जिस कंपनी में मैं हेड फाइनेंस था, उस कंपनी का एक टाइम था आने का, ऑफिस जाने का। मेरा 9:30 बजे का टाइम था, और मेरे घर से करीब करीब 35 से 40 किलोमीटर मेरा ऑफिस था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में। और मेरा एक रिकॉर्ड रहा होगा, शायद मैं 4 साल और 9 महीने उस ऑफिस के अंदर रहा हूँ। मेरा शायद रिकॉर्ड रहा होगा, मैं 4 साल 9 महीने में शायद मैं 4 बार भी लेट नहीं पहुंचा। मेरा 9:30 का टाइम था, तो मैं 9:30 से पहले ही पहुंचा। और ये भी मुझे अच्छे से पता था कि आजकल हम बोलते हैं ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा है। मेरा जो एरिया था वो, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, सूर्य नगर के पास, चंदन नगर में। और मेरा जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल का एरिया का जो रास्ता था वो सारा VIP एरिया था। मुझे कनॉट प्लेस से होते हुए, चाणक्यपुरी से होते हुए वहां कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जाना पड़ता था। तो वो उसमें क्या था, आजकल तो उतना VIP क्रॉसिंग नहीं होती, पहले क्या होता था VIP क्रॉसिंग होती थी तो सारा ट्रैफिक रोक लेते थे, और आपको भी नहीं पता कि आपको 5 मिनट रोकेंगे, 10 मिनट रोकेंगे। तो मैंने हमेशा उस 15 मिनट के प्रोविजन को, VIP क्रॉसिंग के प्रोविजन को हमेशा ये मान के चला कि मुझे मेरा टाइम 9:30 का नहीं है, मेरा टाइम 9:15 का है। मैं उसी पॉइंट ऑफ से चलता था। और बहुत सार बार ऐसा भी होता था कि मैं 9:10 पे, 9:12 पे ऐसे भी पहुंच जाता था, लेकिन मेरी कोशिश रहती कि 9:25 मेरे डेडलाइन में अपने साथ डेडलाइन बना रखी थी, 9:25 से लेट नहीं होता था। मैं कोशिश करता था 9:25 से लेट ना हो। तो ये जो लाइफ में ना जो डिसिप्लिन है वो बहुत जरूरी है। यदि हमें जिंदगी में सक्सेसफुल होना है और आगे जाना है तो हमें ये सब चीजें करना पड़ेगा। ये मेरी नौकरी तक की कहानी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आया वो आया ट्रेनिंग्स का। ठीक है, ट्रेनिंग्स में ये था कि मैंने 2008 से जब ये डिसाइड किया कि मुझे आगे जाना है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे आगे जाना है तो मुझे अब अपने साथ कुछ ना कुछ मुझे ट्रेनिंग्स पे काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक क्वालिफिकेशन की सवाल है तो मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था, उतने ही मार्क्स आते थे जितने में पास होता था। तो मेरी जितने मतलब पासिंग मार्क्स जितने होते थे उतने ही मेरे मार्क्स हर साल आए हैं। ठीक है, तो आई एम फॉर्चुनेट कि बस मेरे फादर MA इंग्लिश करोड़ीमल कॉलेज से थे, मेरे ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और उन लोगों ने, मेरे ब्रदर ने, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत स्ट्रगल करा क्योंकि मेरे फादर की जो नौकरी छूट चुकी थी। तो उन लोगों ने मेहनत मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब काम भी किया साथ साथ। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। यदि मैं उनके स्ट्रगल को देखता हूँ तो मेरा स्ट्रगल बहुत कम था। जब मैं पढ़ाई के टाइम पे आया तो हमारे घर के फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी वर्स नहीं थी जितनी उनके टाइम पे थी, क्योंकि मेरे फादर DCM में जॉब करते थे। और जब लोग हम 3 भाई पढ़ रहे थे उस टाइम पे DCM मिल बंद होगी और उन्होंने
मेरे फादर को जॉब से निकाल दिया। तो वो स्ट्रगलिंग टाइम उन्होंने देखा। लेकिन मेरे साथ यदि मैं बोलूँ, पढ़ाई के टाइम पे मेरे पास कोई स्ट्रगल था ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं क्योंकि ब्रिलियंट था तो मैं हमेशा पास होता रहा। मेरे फादर को बहुत बहुत डर था इस बात का कि ये शायद ऐसा ना हो कि हमारे घर का ये बच्चा ग्रेजुएशन ना कर पाए, क्योंकि उनको वो लगता था कि वो अपने टाइम के बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको लगता था कि कम से कम मेरे बच्चे तो कम से कम पढ़े। लेकिन मैंने उनकी उस जो उनका डर को बाहर निकाला और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो और लेकिन मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने ग्रेजुएशन करी थी, तो मैं कोई कॉलेज में भी रेगुलर नहीं गया, कोई मुझे को बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था। मैं अपना टाइम बहुत घर के सारे काम जो होते थे उस टाइम पे मुझे सब आते थे। तो मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ता था, मैं 5-7 दिन, मुझे याद है 3 साल मेरे ग्रेजुएशन किए थे मैंने, शायद 10 दिन से ज्यादा मैंने 3 सालों में कभी 10 दिन से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा। मैं 10 दिन में चैंपियन, जो लोग हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा चैंपियन होते थे। तो चैंपियन पढ़ के मैं 10 दिन में चैंपियन पढ़ के जाता था। और मेरा ये टारगेट भी बहुत अच्छा था कि भाई 10 क्वेश्चन आने, मुझे 5 क्वेश्चन, 10 में से 5 क्वेश्चन अपेयर करने। तो मैं कोर्स भी 50% ही करता था। मैंने कहा क्यों फालतू में मेहनत करी 50% और आगे करने की 100% की। तो मैंने उस तरीके से अपने पढ़ाई को मतलब मेरी पढ़ाई उस तरीके से रही। लेकिन जब मैं जॉब में आया तो मुझे ये रहा कि मेरे ये जरूरी, आप में से जो लोग की क्वालिफिकेशन ज्यादा अच्छी नहीं है और वो लोग सोचते होंगे कि भाई पढ़ाई है तो आदमी आगे जा सकता है, तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा से करेक्ट करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने ये जो किताबें कॉलेज में स्कूल में होती है ये नहीं पढ़ी तो आप, इसका मतलब आप आगे नहीं जा सकते। आपको जाने के लिए ना, ये नॉर्मली जो पढ़ाई हुई किताबें है ना, वो लाइफ में कम काम आती है। जो एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में, जो तजुर्बा मिलता है ना, वो जिंदगी में ज्यादा काम आता है। कहते हैं ना कि बादाम खाने से कम अकल आती है, ठोकर खाने से ज्यादा अकल आती है। तो ये कोशिश, इन सब चीजों से अपने को, हम सब लोगों को बाहर आना पड़ेगा कि हमने, यदि पढ़ाई हमारी अच्छी नहीं है तो, और अब आगे जनरेशन है, बच्चे भी हैं, तो उनको डोंट फोर्स टू योर किड्स कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है। व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू। हमने भी तो वही करा था ना, जो हमने चाहा, हमारे पेरेंट्स ने तो चाहा था हम पढ़े, लेकिन हमने कितने पढ़े, मैंने बताया कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी हाई है। तो अपने को बिल्कुल फ्री रखना है, बिल्कुल फ्री रखना है। जब मैं जॉब में आया तो जॉब के बाद मैंने शुरुआत अकाउंट्स असिस्टेंट से करी, और बहुत जल्दी के टाइम में, आप समझो 10-12 साल में, एक सिंपल कॉमर्स ग्रेजुएट, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस से, एक कंपनी का फाइनेंस हेड बन गया। तो ये काम करते करते बने एक्सपीरियंस। मतलब क्राइसिस को, कभी भी किसी भी काम को ना, हमने उसको टाला नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश करी। जितनी भी तकलीफें आई, हमने उसको कोशिश करी उन तकलीफों से, उस प्रॉब्लम से हम आगे आए। तो जब इससे नेक्स्ट स्टेप था ट्रेनिंग्स का, तो 2009-8 में जब मैं पूरे आया, तो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत हमारी जो एसटीसी की ट्रेनिंग होती है एलआईसी की तरफ से, वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, 2010 में मुझे पता लगा कि कोई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, और वो वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। मैंने जून 2010 में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का पहला बेसिक कोर्स अटेंड किया। जुलाई से लेके सितंबर तक का जो उनका एडवांस कोर्स होता था वो मैंने अटेंड किया। नवंबर 2010 में मैंने उनकी कन्वेंशन जो शाह ऑडिटोरियम हुई थी वो अटेंड करी। दिसंबर में मैंने उनका सबसे महंगा जो कोर्स होता था कमिटमेंट कोर्स वो ज्वाइन किया। 2011 में उन्होंने और एक बहुत एलीड एडवाइजर्स के लिए एक कोर्स लॉन्च किया था, क्राउन एम्बेसडर कोर्स। और उस टाइम पे 2011 में वो 9 क्लासेस का कोर्स था, 3 महीने में वो पूरा होना था। 3-3 दिन की 3 क्लासेस होती थी, और वो तीनों बॉम्बे, 2 क्लास बॉम्बे में हुई थी और एक क्लास महाबलेश्वर में हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। 9 क्लासेस का वो कोर्स की फीस 1.5 लाख रुपए थी उस टाइम पे 2011 में। वो भी मैंने ज्वाइन किया। तो फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग्स पे काम किया और ट्रेनिंग्स ज्वाइन करी, और उन्होंने जो जो बताया मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब यकीन मानना, बहुत सारे, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हम लोग कमिटमेंट मेंबर्स, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में कई 125 के करीब कमिटमेंट मेंबर्स थे। आज भी बड़े बड़े पुराने दोस्त मेरे से ये बोलते हैं कि जितना आईयू इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ने आपको सिखाया, आपने उनको सब, मेरे को ये जरूर मेरे दिमाग में था कि मैंने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मुझे उसका, जब मैंने इतने उस एक पर्टिकुलर साल के अंदर मेरे एक साल और 1.5 साल के बीच में मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को बहुत बड़ी अमाउंट की पेमेंट करी थी। तो मेरे को, जब मैं किसी को बताता था कि मैंने ऐसे करा है, तो वो मुझे मतलब ये समझते थे कि यार ये क्या पागल हो गया, इतने पैसे कोई आदमी खर्चता है क्या, वो भी अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर।
लेकिन मैं आप लोगों को सबको ये फिर दोबारा से बताना चाहता हूँ कि देखो लाइफ में ना, यदि आपको ग्रो करना है, एफपीआरटी का जन्म इसीलिए हुआ कि हमें लगा कि लोग ट्रेनिंग्स पे पैसा नहीं खर्चना चाहते। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि आप अपनी अपनी इनकम का एक बजट जरूर रख लीजिए जो ट्रेनिंग पे रहिए, क्योंकि यदि आप अपनी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे ना, आप यदि बात करने का तरीके को अपग्रेड कर लेंगे, आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी लाइफ में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, आप ग्रो करते रहोगे। क्योंकि सामने हमारी इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आज के दिन काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आज एडवाइजर हैं, यदि हम एलआईसी की बात करें तो 14 लाख हैं, या ओवरऑल यदि बात करें तो हो सकता है टोटल मिला के जनरल प्राइवेट इंश्योरेंस सबका मिला के 40-50 लाख एडवाइजर्स काम करेंगे। मैं आप लोगों को सबको फिर ये कहता हूँ कि 40-50 लाख एडवाइजर्स में से 1 लाख एडवाइजर भी नहीं है जो कि बहुत अच्छे, मतलब जो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के तरीके से काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और मुझे तकलीफ जब होती है जब लोग फुल टाइम एडवाइजर हैं, फुल टाइम इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बुरा है। ये बड़े दुख की बात है मेरे लिए। मुझे लगता है कि हमें अपने सब लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें सब लोगों को थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम अपने लाइफ के टारगेट्स नहीं। मैं तो ये भी देखता हूँ कि मैं एक बार डिस्कशन कर रहा था, मुझे किसी ब्रांच के अंदर स्पीच करने का मौका मिला, तो मुझे मैंने जब उनसे बोला कि कितने लोगों के टारगेट है, मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि लोगों के अपने टारगेट्स ही सेट नहीं है, उन्हें यही नहीं पता हमें करना क्या है। यदि दोस्तों यदि आप अपने टारगेट्स डिसाइड नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे। 2010 में जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से अपनी जर्नी शुरू करी और 2011 तक मैंने उन्होंने जो जो मुझे कहा मैंने उनकी हर बात मानने की कोशिश करी। मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि उनकी उनकी कौन सी बात से मैं कैसे आगे बढ़ा। फिर 2015 में 2014 में लाइफ इंश्योरेंस राउंड टेबल LIRT बोल करके एक संस्था है, उसका जयपुर में एक 3 दिन की कन्वेंशन थी। मैं उस कन्वेंशन में गया तो वहां पे मुझे R गोपीनाथ सर का सानिध्य मिला, उनको सुनने का मौका मिला। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। बिल्कुल आ रही है, इसलिए मतलब कहीं पे डिस्कनेक्ट तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्कनेक्ट नहीं, बिल्कुल ऑल वेल, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मुझे 2014 में मुझे गोपीनाथ सर का संदेश मिला। मैं उनका वो सेशन LIRT में अटेंड किया। जब मैं उनका वो सेशन अटेंड किया तो उससे पहले जितने भी स्पीकर्स थे वो सारे म्यूचुअल फंड और इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री के लोग स्पीकर्स आए। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेटेड महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहा हूँ और ये तो या जनरल का ही काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए राइट स्टेप है? क्योंकि यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर इनका कुछ कम लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स ने कुछ ऐसी बातें करी कि मार्केट ऐसे जाएगी, मार्केट इतनी ग्रो करेगी, मार्केट में जो लोग नहीं रहेंगे, मार्केट का काम नहीं करेंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये सब चीजें ऐसे डिस्कशन हुआ। तो जब R गोपीनाथ सर अपना सेशन लेने आए और उनका मेरे ख्याल से 1.25 घंटे का करीब करीब सेशन था, मैं इतना हाईली इंस्पायर हो गया उनकी स्पीच से। और वो टोटली उन्होंने वो सिर्फ LIC और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ही बात करते हैं और उन्होंने इतनी बढ़िया डिस्कशन हुई उनकी। और मेरे अंदर जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आया था वो 400% एनर्जी के अंदर वो फ्लो करने लगा, मेरी एनर्जी हाई होगी उस टाइम पे। और फिर मैंने साथ साथ ये डिसाइड किया कि मुझे अब R गोपीनाथ सर के साथ जुड़ना है, किसी भी तरीके से जुड़ना है। देखो आप एक बार डिसीजन करो कि मुझे करना क्या है, फिर ना पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने में लग जाती है। कि आप एक हिंदी फिल्म का डायलॉग भी है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस काम को कराने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने 2014 में ये सोचा ही था कि मुझे कैसे भी R गोपीनाथ सर के साथ जुड़ना है। और ये जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि R गोपीनाथ सर सिर्फ बॉम्बे में आते हैं, बॉम्बे में ट्रेनिंग है या उनकी चेन्नई में ट्रेनिंग चलती है क्योंकि वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो एक तरफ मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे जाके ट्रेनिंग लूंगा। लेकिन क्या होता है कि कभी जब आपके साथ जिंदगी में कुछ अच्छा होना होता है ना, तो वो ऐसे होता है कि आपको भी नहीं पता लगता। तो हमारे मैं एक ग्रुप में जुड़ा हुआ था, एक ग्रुप था हमारा 14-15 लोगों का जो परफॉर्मर लोग थे अच्छे। वो लोग ज्यादा अच्छे परफॉर्मर थे। मेरा एक सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में ले लिया था उस टाइम पे जब मेरा काम भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो उस ग्रुप में एक हमारे मेंबर थे
सुनील मेहता जी, जो लाइफ इंश्योरेंस का काफी अच्छा काम करते थे उस टाइम पे, वो गोपीनाथ सर की बॉम्बे जाके ट्रेनिंग लेते थे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने गोपीनाथ सर से बात करी कि भाई हम लोग दिल्ली में कुछ लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली आके क्लासेस दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने एक अपना गोल मार्क फिगर बताया कि भाई इतने स्टूडेंट्स यदि आपको दिल्ली में होंगे तो मैं आपके दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा। तो 2015 के बाद मैं आर गोपीनाथ सर को फॉलो करना शुरू किया। 2015 से मैं गोपीनाथ सर के साथ एसोसिएटेड हूँ, और आज मैं बड़े मतलब बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज जो भी लाइफ में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो आर गोपीनाथ सर की ट्रेनिंग्स के बाद हुआ है। उन्होंने इतना एथिकली काम करना सिखाया, उन्होंने इतना लॉजिकली काम करना सिखाया। वो मोटिवेशन की बात कम करते हैं, वो लॉजिक्स की बात ज्यादा करते हैं। क्लाइंट्स के साथ बैठना है, कैसे उसके साथ आईआरआर डिस्कस करनी है, कैसे उसको लगता है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न्स होती है, या म्यूचुअल फंड में, या शेयर मार्केट में। हम उनके साथ बैठ के करते हैं कि हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं। कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट्स में नहीं आना कि कौन सी रिटर्न्स अच्छी है, कौन सी रिटर्न्स बुरी है। लेकिन ये जरूर सर हमने गोपीनाथ सर के साथ सीखा है कि आप ये जिस भी हम क्लाइंट के साथ मिलते हैं उससे पूछते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। यदि आपकी पहले आप पर्पस डिसाइड द चॉइस, यदि आपका पर्पस एक बच्चे की एजुकेशन है तो क्या आप उसमें रिस्क ले सकते हैं? ठीक है, आप उसमें रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा यदि आज पैदा हुआ है और 18-19 साल के बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा, और 21-22 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा। आप एक अपना सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि कितना अमाउंट आपको उसकी एजुकेशन के लिए चाहिए। उस अमाउंट के ऊपर रिस्क मत लीजिए सर। यदि उस टाइम पे आपका शेयर मार्केट ने, उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये बातें हमने गोपीनाथ सर के साथ सीखी, और आज मैं बड़े अच्छे नोट्स में ये बोल रहा हूँ कि मैंने 8 सेशन गोपीनाथ सर के साथ रेगुलर। 8 सेशन का मतलब ये होता है कि एक सेशन उनका, एक सेशन मतलब एक कोर्स उनका 10 सेशन, सॉरी 8 कोर्सेज मैं उनके साथ कर चुका हूँ। 8 साल से मैं कंटिन्यूस स्टूडेंट हूँ उनका। और नौवा जो सेशन है उनका, नौवा जो कोर्स है वो अब 16 जनवरी से शुरू हो रहा है हमारा। तो मैं 8 सालों से गोपीनाथ सर के साथ जुड़ा हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत अच्छा मेरी लाइफ में, मतलब मुझे ट्रेनिंग से बहुत बार ये गोपीनाथ सर रेगुलर बोलते हैं, और मैं भी कभी जब भी मुझे मौका मिलता है पीआरटी के चैनल पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी लोग जो भी गोपीनाथ सर का बहुत क्लियर कहना है, जो लोग एजुकेशन से या ट्रेनिंग से बाहर होते हैं उनकी परफॉर्मेंस कम होती है। जो लोगों को पढ़ने लिखने की आदत थी, अब चेक करना कि जब आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया या ट्रेनिंग्स पे जाना छोड़ दिया, आप अपने काम की हालत भी देख लीजिएगा। आपके काम में डेफिनेटली इंपैक्ट आया होगा। आप अपने रेगुलर, यदि आपको अपने जिंदगी में आगे जाना है तो अपने एजुकेशन को जरूर लेना होगा। लास्ट ट्रेनिंग का जो लास्ट मॉड्यूल था वो हमारा एफपीआरटी है। मैं 2017 में एफपीआरटी बना। राजेश चेतन सर का मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे हम कुछ लोग मिलकर के एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस ग्रुप में जुड़ो। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे मतलब जब भी कुछ अच्छा किसी का होना होता है, जब भी कुछ अच्छा हमारा होना होता है, हमें लोग याद कर लेते हैं। तो मुझे चेतन सर का फोन आया तो मैंने कहा यस, आप जैसा आप आदेश दोगे, क्योंकि राजेश चेतन सर का हम हमेशा से शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमेशा हमारी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करा है। वो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, और उसके बावजूद हम जब कुछ भी जब हमने आईओई ज्वाइन करा था या जब से हमें मिले हैं, हमारा कोई स्टैंडिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई माना था। तो मैं तो अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ इसलिए। तो उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। जब उन्होंने ये एफपीआरटी बनाया तो हम लोगों ने मिलकर के करा, और आज सुनील भाई बोल देते हैं कि आज एफपीआरटी अतुल जैन जी के सहयोग से चल रही है, राजेश चेतन जी के सहयोग से। ये एफपीआरटी जितने लोग इसमें जुड़े हैं, सुनील बैडेंग का भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो हमेशा यदि बाई चांस मैं स्पीकर का नाम देने में लेट हो जाता हूँ तो वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि अरे यार मंगलवार हो गया, आपने स्पीकर क्यों नहीं दिया। और पोस्टर टाइम पे लाना, उसके बाद उनके उस स्पीकर से कोऑर्डिनेट करके उनका एक इंट्रो वीडियो मंगाना, ये सब लोग काम करते हैं। अजय त्यागी जी बैकएंड पे पूरा, जब भी हमारा क्वार्टरली सेमिनार होता है, पूरा सेमिनार को हैंडल करने का प्रोसेस अजय त्यागी जी अपने ऊपर ले लेते हैं, सब लोगों से कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये सारी, आज सुरेश अरोड़ा जी मैंने जैसा सुरेश अरोड़ा जी के बारे में बताया कि वो इतने पुराने, मतलब इतने एजेड है, उसके बाद भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनसे सीखना चाहिए कि कैसे डेडिकेशन, आज भी वो कोल्ड कॉल करते हैं। तो हम लोगों को, सब लोगों को यदि समझनी है ना, तो जर्नी समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें रेगुलर
काम पे रहना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, क्लाइंट के साथ बैठना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद जो हमने सबसे बड़ा जो आईओई के ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा था, एक स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ये बात थी कि हमने आईओई से सीखा कि आप एक कॉर्पोरेट की तरह से काम करो, एक एडवाइजर की तरह से काम मत करो, एक कॉर्पोरेट की तरह से काम करो। वो बात मुझे उन्होंने जितनी जितनी बात दीपक भाई जोशी ने मुझे बताई, मैंने उनकी हर बात को एक एसेट समझ के लिया और मैंने एक एक करके उनको हर चीज को इम्प्लीमेंट किया। मैंने जैसे बताया कि दिसंबर 2010 में मैंने कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया, तो जब मैं जनवरी 2011 की फर्स्ट क्लास मुकेश सर ने नॉर्थ प्लेस में एक जो एक कॉफी हाउस शायद था, वहां पे उन्होंने ली थी और वहां पे डिस्कशन हुआ कि आप लोगों को सबको अपने ऑफिस बनाने चाहिए, अपने पास टीम रखनी चाहिए। तो उसी जगह पे ना जब मैं अपने पॉइंट्स नोट्स बना रहा था, मैं हमेशा मैं बहुत ज्यादा तो नोट मतलब चीजें ग्रिप नहीं कर पाता, मेरी ग्रिस्पिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जितनी भी चीज कोशिश करता हूँ, कुछ जितनी चीज मुझे समझ आती है मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने उस दिन अपने नोट्स बनाए, तो उसमें मैंने जब ही लिख लिया था कि अप्रैल 2011 में मुझे अपना ऑफिस खरीदना है। अब ये जनवरी 2011 की बात है, सेशन चल रहा है मुकेश जोशी सर का, और मैंने लिख दिया कि अप्रैल 2011 में मुझे अपना ऑफिस खरीदना है। और देखो सर भगवान कितना मेहरबान था मेरे ऊपर, मैंने 23 अप्रैल 2011 को अपना फर्स्ट ऑफिस खरीदा था। ठीक है, और जब मैंने ये ऑफिस बना करके शुरू किया तो मेरे पास 2 लोगों की टीम थी और मैंने अपने 8 लोगों की का सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा था। जितने भी फ्रेंड सर्कल रिलेटिव सब लोग आए, उन्होंने ये देखा कि पूछा कि भाई इतना बड़ा ऑफिस तुमने बनाया। इवन मेरे पास, मुझे याद है अच्छे तरीके से, उस टाइम पे हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो मेरी 11D ब्रांच की जो एबीएम है वो इनॉग्रेशन में आई थी और उनके हस्बैंड भी साथ में आए थे। तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, मैंने कहा सर इंश्योरेंस का। ठीक है, इतना बड़ा अपने ऑफिस इंश्योरेंस के लिए बनाया? मैंने कहा अच्छा इंश्योरेंस का भी ऐसा काम होता है? मैं कहा नहीं सर, इंश्योरेंस का तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन हमने अभी शुरुआत करी है। तो आप समझो, जब मैंने ऑफिस बनाया तो मेरे पास 2 लोगों की टीम थी और मैं, जब मेरे से लोग पूछते थे तुमने इतना बड़ा ऑफिस क्यों बनाया, तो मैं यही बोलता था कि भगवान ने चाहा तो ये 3 साल के बाद ये ऑफिस छोटा दिखेगा, क्योंकि 8 लोगों की टीम सिटिंग अरेंजमेंट थी और आप यकीन मानना 3 साल में मेरे पास 9 लोगों की टीम हो गई थी। अभी जो मेरे पास, जैसे ही हमारा ये सेशन शुरू हुआ था तो जम्मू से अमित बाली जी ने क्वेश्चन किया था कि कैसे आप टीम मैनेजमेंट की, आप जरूर डिस्कशन करना। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैंने 2011 में जब पहला ऑफिस बनाया और उसके बाद मैं, आज मेरे पास 15+ लोगों की टीम है, 2 ऑफिसेज हैं और 2 ऑफिसेज के साथ हम लोग ये अपना ऑफिस ऑपरेट करते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताता हूँ, देखो यकीन मानना 8 घंटे से ज्यादा मेरे पास होते नहीं है, मैं 8 घंटे से ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए। ठीक है, 8 घंटे हैं, लेकिन मैंने अपने काम को उस तरीके से डेडिकेट किया हुआ है, जो काम मेरा कोई और कर सकता है मैं खुद करने में इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, मैं बहुत सारे मेरे सोशल सर्कल बहुत बड़ा है। मैंने जैसे बीएनआई बताया था, मैंने 2012 में बीएनआई ज्वाइन किया था। बीएनआई ज्वाइन करने के बाद मैंने और मेरे पास कई ऐसी संस्थाएं, जैसे मैं हिसार परिवार, जैसे भिवानी परिवार का मेंबर हूँ, हिसार परिवार का मैं मेंबर हूँ। उसके अलावा मैं अपनी जैन एसोसिएशन है 2-3, मैं उसका मेंबर हूँ। मेरी रिलीजियस कमिटमेंट्स, मेरी सोशल कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे जिस दिन मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, मेरी कोशिश रहती है मैं उस दिन उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों, मैं अपना 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 शेड्यूल अपने बच्चों के हिसाब से बना के रखता हूँ कि जैसे उनकी यदि छुट्टी है तो फिर उनके साथ, यदि हमें, मैं दिल्ली से बाहर अपने रिलीजियस प्लेस पे जब भी जाता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वीकेंड पे मत जाऊँ, क्योंकि वीकेंड पे हम हर जगह पे भीड़ होती है। मैं सैटरडे संडे में अवॉइड करता हूँ मोस्टली जाने में कहीं पे भी। मैं कोशिश करता हूँ कि वीक डेज में, जिस दिन मेरी टीम काम कर रही होती है, मैं उस दिन अपने आप को बिल्कुल फ्री मानता हूँ कि भाई मेरा ऑफिस वर्किंग कर रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ, मेरे 2 काम है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे 2 काम है। पहला काम मेरा ये है कि सेल्स मार्केटिंग का। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट, आई एम द ओनली सेल्समैन इन माय कंपनी। ठीक है, अकेला आदमी हूँ, 14 लोग मेरी 14 लोगों में अकेला तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि एक मेरा जो सारथी है, जो मेरा ड्राइवर है, वो मैं उसको अपनी टीम का अपना पार्ट मानता हूँ। और एक मेरी ये जो मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वो मैं उसको भी अपना सेल्स का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि शी इज ऑलवेज अवेलेबल और सब चीजें, सब वो मीटिंग्स अरेंज करती है। वो जितने जितने भी जब भी मैं केस कंप्लीट करके आता हूँ तो वो सारे बैकएंड के जितने भी काम होते हैं, जितने पेपर फॉर्मेलिटीज होती हैं, मैं भी जिस क्लाइंट से मिलता हूँ मैं उसको ये कह के जरूर आता हूँ कि सर ये पेपर्स मैं ले जा रहा हूँ, इसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी मेरी ये आपसे कोऑर्डिनेट करेगी।
और वो उनको जब मैं बता के आता हूँ तो वो लोग भी कंफर्टेबल होते हैं। या मैं उनसे, जो क्लाइंट मेरे थोड़े से बड़े क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ सर अपने फाइनेंस वाले बंदे से बात करा दीजिए। मैं उस फाइनेंस वाले को बोलता हूँ कि सर आप मेरी ये आपको कॉल करेंगी और वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी, आप सर से कंफर्म करने के बाद मुझे दे दीजिएगा, हमें भिजवा दीजिएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी जो काम हम अपनी टीम से करा सकते हैं ना, वो काम हमें खुद नहीं करना। और आप यकीन मानना, मैं आज यदि आज हमने LIC के अंदर बैक टू बैक हम ग्रो कर रहे हैं, हम जनरल इंश्योरेंस में भी ग्रो कर रहे हैं। हमारा जनरल इंश्योरेंस की किट्टी 8 करोड़ के आसपास की पहुंच चुकी है। और लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग इस बार ही मैंने इस बार अप्रोक्सीमेटली 7 MDRT के आसपास मेरी कंप्लीट हो चुकी है इस साल की। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने जो भी किया है ना, सिर्फ मैंने एक काम जरूर किया है जो रेगुलर किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स का हमेशा से इंटरेस्ट रखा है। मैंने कभी भी किसी सेल में अपने इंटरेस्ट को ऊपर करके कभी सेल नहीं करी। मैंने क्लाइंट का इंटरेस्ट सबसे पहले रखा है। आज भी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे लोग 4-5 साल की पॉलिसीज मांगते हैं, जब तक हमारे पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे, मैं उनको कहता था बैंक में FD कर लीजिए। यदि कोई मेरे पास, क्योंकि मैं हमेशा से कन्वेंशन प्लान्स पे काम करता रहा हूँ, तो मेरे पास क्लाइंट्स भी वही रहे हैं, वही लोग रहे हैं जिन्होंने जिनको रिस्क फ्री ग्रोथ चाहिए, जिनको ये कहिए ग्रोथ तो थोड़ी कम मिल जाए लेकिन रिस्क फ्री रहे। तो उन लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर आपको 5 साल के बाद पैसे चाहिए तो आप बैंक में आप अपनी RD बना लीजिए, आप FD बनवा लीजिए। मतलब कोई मैं ऐसी कोई इंश्योरेंस की प्रोडक्ट उनको मतलब सेल करने की कोशिश नहीं करता कि भाई 5 साल में मुझे पता है हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो अच्छी सी रिटर्न दे दे। ठीक है, आजकल तो हमारे पास कुछ लिप्स आए हैं और उनकी थोड़ी सी रिजनेबली रिटर्न्स अच्छी आई हैं, लेकिन क्योंकि जब क्लाइंट कहता है कि नहीं यार मुझे रिटर्न्स थोड़ी सी कम चाहिए, चाहे बेशक वो रिटर्न्स कम हो, लेकिन मुझे कोई मार्केट लिंक नहीं चाहिए, मुझे कोई शेयर मार्केट से, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अब हमें, हमारे वो क्लाइंट भी वही हैं जिनको देखो, हम लोगों को कन्वेंशन प्लान उन्हीं को सेल करते हैं। मेरा अपने क्लाइंट से, स्पेशली बिजनेसमैन क्लाइंट से इतना ही कहना होता है कि सर रिस्क तो आप अपने बिजनेस में ले रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्यों लेते हो? आप इन्वेस्टमेंट में तो कम से कम रिस्क फ्री चल लीजिए। आपको 1% ज्यादा मिल गया, 1% कम मिल गया, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, बट कम से कम आपको एक कंफर्टेबल अमाउंट मिल तो जाएगा सर। तो ये मेरा जर्नी है। मैं चाहता हूँ कि यदि किसी की कुछ और, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट से ऊपर 48 मिनट हो चुके हैं, 10-12 मिनट अभी बचे हैं। यदि मेरे पास बताने के लिए, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, किसी को लगता है कि भाई कैसे, और जहां तक उनका जो अमित बाली जी का जो क्वेश्चन था, शायद मैंने आंसर कर दिया। मैंने अपनी टीम बड़ी रख रखी है, और टीम को ना आप समझना, आप बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि यदि हमने टीम रख ली और वो काम सीख करके अपना काम कर लेंगे। देखो दोस्तों, यदि हम, आज मैं नौकरी से आज अपने काम पे आया हूँ, ठीक है, और आपको लोगों को जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ, मैंने टोटल अपने कैरियर में तीन जगह पे जॉब करी है, और तीनों के तीनों ऑनर्स आज मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आप ये समझ के चलना, यदि हम ये सोच के चलें कि भाई यदि हमें, हमारे यहाँ से कोई आदमी सीख करके काम कर लेगा तो कर लेगा सर। 14 लाख एडवाइजर काम कर रहे हैं, 14 लाख 1,000 एक एडवाइजर काम कर लेगा, 14 लाख 2 एडवाइजर काम कर लेंगे, 14 लाख 3 एडवाइजर काम कर लेंगे, 14 लाख 15 एडवाइजर काम कर लेंगे। हमारे पास 14-15 लोगों की टीम है ना, सब लोग अपना ही तो काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, हमारे यहाँ से सीख करके कर ले, तो लेट देम ग्रो ऑल्सो। क्यों सोचते हो कि ग्रोथ हमें ही चाहिए? पहले आपको, हम सबको ये सोचना पड़ेगा या हमारे साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, ग्रोथ जब होगी जब सब लोगों की ग्रोथ होगी। यदि हम सोचे कि हमारी अकेले की ग्रोथ हो जाए और हम तो मल्टीपल हो जाएं और सामने वाला वैसा का वैसा रहे, तो यकीन मानना भगवान भी देख रहे हैं आप सब लोगों को। मेरे पास जो लड़का, जो फर्स्ट एम्प्लाई, जो फर्स्ट और सेकंड एम्प्लाई जो फील्ड का बच्चा था, वो मेरे पास 7,000 रुपए से आया था, आज वो 35,000 से ऊपर ले रहे हैं 10-11 सालों में। ठीक है, हमने टाइम टू टाइम उनको ग्रोथ दी है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमने ग्रोथ लिया है, ऐसे ऐसे हमने अपनी टीम को ग्रोथ दी है। जैसे जैसे हमारे पास कुछ अच्छा होता है, हम अपनी टीम के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमने उनको कभी ये नहीं समझा कि वो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमने वो समझा है दे आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ आवर जेन्युइन। मैं हमेशा जेन्युइन फैमिली बोलता हूँ उनको। आप लोगों को अपना अपना बनाने की कोशिश तो करो सर। आप लोगों के लिए आप अपने टीम को अपना समझ के तो चलो, आप उनके वेलफेयर की बात तो करो। कोई कमी नहीं आएगी सर आपको कभी भी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ यदि किसी के कोई हैंड रेस है, तो डिजिटल हैंड रेस है, तो आप बताइए, कुछ मेरे से पूछा जाता है। मांगू साहब कुछ बोलना चाहते हैं शायद, मुझे उनका हाथ दिख रहा है। आप अनम्यूट करिए सर, सर अनम्यूट कर लीजिए। मग्गू जी अनम्यूट करो।
आप बोलना शुरू कर देते हो। अनम्यूट, अभी भी हंस रहे हैं, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। चलो, एक पंकज पंकज सरदाना गुड़गांव से पूछना चाह रहे हैं कुछ। पंकज सरदाना जी को करिए। अब अजय त्यागी जी आप संभाल लेना, मुझे निकलना पड़ रहा है। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। आप फोटो दिखा सकते हैं शक्ल? सर मेरा नेटवर्क बहुत खराब है, अच्छा इसलिए ठीक है, मैं। चलो करिए करिए प्लीज। तो सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बोला ट्रेनिंग का, और आपने इतना महंगा महंगा आपने ट्रेनिंग का बताया, और ऑब्वियसली उससे फायदा हुआ होगा। अब जो जैसे नए हमारे जैसे जो एडवाइजर हैं जुड़ते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा फाइनेंस का दिक्कत रहता ही है। तो हम एक या दो अगर छोटा ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या लगता है आपको फायदा होगा, या आपके क्या आपके हिसाब से महंगा ट्रेनिंग करने से ही फायदा होगा? ये थोड़ा सा एक आप हमें बताइए। ट्रेनिंग से कभी ट्रेनिंग को करने से फायदा नहीं होता। ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने से फायदा होता है। ठीक है। और महंगा सस्ता कुछ नहीं होता कभी लाइफ में। कभी भी कोई चीज महंगी और सस्ती नहीं होती। आप कभी किसी चीज को ये मत समझना कि आप सीधे आप किसी बड़े ट्रेनर को जब भी समझ पाओगे जब आपने छोटी छोटी चीजें समझी भी होंगी। आपने आप देखा होगा यदि कोई बच्चा दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में जाता है, मैंने अभी तक किसी बच्चे को देखा नहीं दूसरी क्लास से सीधा पीएचडी करते हुए। ठीक है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, धीरे धीरे रेगुलर चलना पड़ेगा। आप लोगों को ट्रेनिंग्स की आदत करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग्स में क्या है कि बेसिकली जो भी ट्रेनर आपको जो समझा रहा है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो। मैं ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स को जानता हूं जो फ्री की हर ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। मैं पेड ट्रेनिंग में क्यों बिलीव करता हूं? मैं पेड ट्रेनिंग में इसलिए बिलीव करता हूं, जब आपकी जेब से कुछ निकला होता है तो आपको लगता है कि आपको निकालना भी है कुछ। ठीक है। ये जब तक चीजें आपको फ्री में मिलती रहती है ना, तो आपको लगता है कि यार ये तो फ्री का ज्ञान है, कोई बात नहीं, चल इसमें लगा क्या आपका। ठीक है। 24 टाइम आपका टाइम तो होता ही है। जब हम फुल टाइम यही कर रहे हैं तो फिर टाइम तो निकाल ही लेते हैं उसमें। आप मेरा सिर्फ इतना कहना है, जैसा आप सब लोगों से हमने बड़ी ट्रेनिंग करी, हम महंगी ट्रेनिंग करी या सस्ती ट्रेनिंग करी, उसको हमारे उससे अलग हो जाइए। क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैंने 12 साल नौकरी करी थी, कॉर्पोरेट में काम कर रहा था। मेरा एक मन था कि मुझे कॉर्पोरेट तरीके से काम करना है। तो अतुल जी म्यूट हो गए आप। अतुल जी म्यूट हो गए हो आप। सर म्यूट हो गए। हाँ, मैंने जो महंगी ट्रेनिंग्स करी ना, इसलिए महंगी ट्रेनिंग्स करी, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया था। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि मुझे कॉर्पोरेट के तरीके से काम करना है, इसलिए मैंने धीरे और स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने एसटीसी ट्रेनिंग करी, फिर मैंने आईओई के साथ गया, फिर मैंने ये गोपीनाथ सर के साथ हूँ, राहुल जैन एक ट्रेनर है, मैं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग ले रहा था। तो ऐसा मैं और भी जो मुझे अच्छे से अच्छे कृष्णन सर होते थे उनकी ट्रेनिंग में भी मैं गया था। और जो भी अच्छे ट्रेनर हैं, मुझे आज भी मुझे किसी ट्रेनर कोई अच्छा ट्रेनिंग आता है तो मैं जाता हूँ, उसमें जाता हूँ। अभी मैं एमडीआरटी का आप लोगों को शायद मैंने बताया भी था पहले कि मैं एमडीआरटी का नॉर्थ सेंट्रल चेयर हूँ इस टाइम पे। तो अभी हमारी बॉम्बे में हमारी मीटिंग थी, सारे बोर्ड मेंबर्स की एमसीसी कमेटी की मीटिंग थी। हम लोगों ने बहुत सारी डिस्कशन करा। एमडीआरटी का जो रिसोर्स जोन है उसमें ऐसे किसी भी प्रॉब्लम के 200 आंसर हैं। किसी भी आदमी के कोई प्रॉब्लम उस रिसोर्स सोर्स में डालेंगे, आपको 50 70 80 100 और वो उन लोगों के होंगे जिन्होंने उसको हैंडल किया है। और राहुल शाह जी का डिजिटल हैंड रेज है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। अनम्यूट हाँ करके। सर। जय जितेंद्र सर। अतुल भाई। जय जैन साहब। हाँ हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा अभी 5वां साल चालू है, ये साल भी मेरा टोटल 0 पे है अभी। और सॉरी। मेरा होप तो एमडीआरटी पहले से लेके बैठा हूँ, मगर अपने जो रिश्तेदार है जो सोर्स है उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं सबके पास एजेंट है या फिर किसी को कमीशन पूरा चाहिए ऐसा है, तो मैं दे नहीं रहा हूँ। और दूसरा कि बाहर मार्केट में जाते तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए अननोन में अपना? अननोन में कोई पहचानता नहीं है तो कैसे क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि जिससे मेरा बिजनेस चालू हो और आगे फोर्सफुली बढ़े? राहुल भाई, मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर आपको, क्योंकि आपने आज आपका क्वेश्चन आज आया तो मैं आपको आज बताता हूँ। हमारे ना लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर ना जब अपनी एजेंसी लेते हैं ना, जब भी एजेंसी लेते हैं ना, तो उन्हें ना उनकी पूरी दुनिया अपना ग्राहक दिखती है, पूरी दुनिया अपनी ग्राहक दिखती है, अपना क्लाइंट दिखता है जब वो एजेंसी लेते हैं। लेकिन एजेंसी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद ना उनके पास 400 500 क्लाइंट बन जाते हैं।
और उसके बाद उनकी दुनिया वो 400-500 लोग रह जाते हैं। वो कोई नया काम प्रोस्पेक्टिंग का करना बंद कर देते हैं, कोई नया काम नहीं करते। अननोन आदमी से, मैंने आपको बताया ना कि मैं आज बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूँ। आप क्या समझते हो, यदि मैं सोशल किसी के साथ जुड़ा हूँ तो पीएनआई, वो पीएनआई एक नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, वो है ही प्रोसेस ही काम बढ़ाने का है। वहां पे सब लोग एक दूसरे का काम बढ़ाने का काम करते हैं। मैं जितने भी एनजीओस में जुड़ता हूँ, जितने भी हमारे रिलीजियस कमिटमेंट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को पता लगता है कि भाई मैं क्या काम करता हूँ, मैं उनकी हेल्प कर, उनका किसी का भी इंश्योरेंस का क्लेम आता है, हम ये बात ही नहीं करते कि इंश्योरेंस की पॉलिसी किसकी है, हमने करी है नहीं करी, हमने उनकी हेल्प कर देनी है। कितने सारे एफपीआरटी के लोग हमारे को रेगुलर फोन करते हैं और रेगुलर उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, हम उसको, आपको सिर्फ जब यदि आपकी प्रोस्पेक्टिंग की प्रॉब्लम है ना, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग में यदि आप कोल्ड कॉल में कंफर्टेबल हो, कोल्ड कॉल करो। यदि आप कोल्ड कॉल में कंफर्टेबल नहीं हो, कनोपी लगाओ, कनोपी में कंफर्टेबल नहीं हो, आप कोई भी ऐसी संस्थाएं जो रोटरी क्लब ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो, कोई ऐसा काम तो करो जिससे कि नए लोग आपको पहचान पाए, अपने स्टेटस को अपग्रेड करो। देखो ऐसा होता है कि आज हमने अपने काम को बढ़ाया है तो हमने हमेशा, मेरे को जो भी लोग मेरे को जानते हैं ना, वो मेरे को कम से कम 7-8 साल से देख रहे होंगे। मेरा एक अपना ड्रेसिंग सेंस है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कपड़े सूट में रहता हूँ। गर्मियों के अंदर मैंने जैकेट सूट बनवा रखे हैं, सर्दियों के मैंने फुल सूट बनवा रखे हैं। अपने प्रेजेंटेशन, अपने आप को प्रेजेंटेबल करो, कोशिश करो कि आपको आप ना भीड़ में अलग दिखे। किसी से हैंडशेक करो तो आपके हैंड में वो एनर्जी होनी चाहिए, सामने वाला कहने उसको महसूस होना चाहिए, यस आज मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया है। बराबर है। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, एक नीरज भटनागर जी को अनम्यूट करो। जी सर। सर नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप अपने स्टाफ को कितनी सैलरी देते हैं टोटल साल में? और देखो मेरे पास 14-15 लोगों की टीम है। यदि मैं अपने ऑफिस के खर्चे की बात करूं तो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा है, टोटल मिलाकर के सारा, दोनों ऑफिस का, ठीक है जी। तो उसमें सैलरी मेरे पास जो हाईएस्ट सैलरी जो है वो करीब 55-60 हजार रुपए सैलरी होगी। बाकी एवरेज मतलब सैलरी 25-30 हजार रुपए से कम किसी की सैलरी आती नहीं है, ठीक है। मैंने खाली सैलरी भी नहीं देता, मैं उनको उनकी मेडिक्लेम क्लेम करा रखी है, उनकी पर्सनल पॉलिसी करा रखी है, और उनको बोनस मिलता है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने स्टाफ को देते हैं। यदि हमारे पास कुछ आता है तो आगे बढ़ता है, ये हमारा अपना प्रिंसिपल रहा है शुरू से। सर हमारी ये सोच है, जैसे हम स्टाफ रख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने एक खर्चा पाल लिया और फिर एक काम और बढ़ा लिया कि स्टाफ के पीछे पीछे भागो कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको हमने कुछ काम दिया, वो कहीं के कहीं निकल गया घूमने। देखो सर ऐसा होता है कि ये बात आपको अपने उस कंफर्ट से उस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा कि भाई एक आदमी को आप काम देके छोड़ दो ना, उसको अगले दिन पूछो कि अगले दिन उससे पूरे दिन उसको चेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास आज यदि अब मेरे पास एक मेरे फ्रेंड हैं, हमारे पुराने फ्रेंड हैं, वो एक दिन मेरे ऑफिस आए, कहने लगे अतुल भाई जितना आपका काम है आपको नहीं लगता आपने ज्यादा स्टाफ कहाँ रख रखा है, ज्यादा स्टाफ रख रखा है। मुझे मालूम है मैंने ज्यादा स्टाफ रख रखा है, तो अतुल भाई ये क्या तरीका है, क्यों रख। मैंने कहा यार ऐसा है ना, मेरे पास 2-3 जने यदि फालतू भी हैं, तो यदि मान लिया 50-60-70 हजार रुपए फालतू दे भी रहा हूँ, तो उसके बाद मैं अपने कंफर्ट को परचेज किया ना, मेरे को कोई फोन नहीं करता किसी भी काम के लिए, मेरे काम सारे ऑटोमेटिकली बैक टू। मैं पिछले आप यदि मेरे नवंबर दिसंबर में यदि बात करें तो मेरे ख्याल से मैं 15 से 20 दिन तो दिल्ली या इंडिया से बाहर था, लेकिन ऑफिस के तो सारे काम पूरे रिन्यूअल हमारे 99.9% रिटेंशन है हमारी, हमारा कोई लैप्सेशन हमारी ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना। तो हम काम करते हैं, आप अपने पास बंदा रखकर, असल में होता क्या है कि पहली अब मैं अपने पास जो स्टाफ रखता हूँ ना 3 महीने तो उससे पूछता ही नहीं वो कर क्या रहा है, जी यही नहीं पूछता कि वो क्या कर रहा है, उसको समझने दो ना यार। कोई हम लोगों को इतने सालों में इंश्योरेंस में काम करते करते हो गए, हम आज तक अपने आप को बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। वो एक स्टाफ आया है जिसका मेंटल स्टेटस उतना नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड इंश्योरेंस का नहीं है, वो आपको पहले दिन से काम करना शुरू कर देगा। कैसे? थोड़ा सा अपने ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, ये सब चीजों के डर से बाहर आना पड़ेगा। मतलब ये नहीं सोचना कि हमने इसको 15,000 रुपए सैलरी दी है तो आज से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाए। नहीं, कभी जरूरत भी नहीं है। रिजल्ट तो देखो ऐसा कोई, आप यकीन मानना, मैं आज तक मेरे पास ना मैंने 2 अक्टूबर 2011 को अपना ऑफिस शुरू किया था, और आज तक हमारे यहाँ ऑफिस में वैकेंसी ओपन है, उस दिन से लेके आज तक। आज भी हमारे पास कोई बंदा आता है, हम इंटरव्यू लेते हैं, उसको रख लेते हैं बिना सोचे कि इसको कराना क्या है, करने का
सैलरी मैंने आज तक किसी को नहीं दी, सैलरी सब अपने आप निकालते हैं, मुझे किसी की सैलरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। एक OnePlus करके कोई नंबर है? अतुल भाई 9:01 हो चुका है। एक लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं, फिर बाद में फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है? ये OnePlus NE 2211 अनम्यूट करो, पूछो। नमस्कार सर, मैं सुदेश हूँ मगू। हाँ जी, हाँ जी। सर, सर्विस में कितनी ताकत होती है ये मैं बताना चाहता हूँ। मैंने एक पॉलिसी करी थी 9 लाख की अपना 13 तारीख को। हाँ जी। तो मैं किसी काम से अम्बाला आ गया, तो मेरे को अम्बाला में आते फोन मिला भी वो चेक बोनस हो गया। तो मैंने कहा सुबह मिलता हूँ। मैं सुबह उनके पास पहुंच गया, चंडीगढ़ की बात है। तो चंडीगढ़ पहुंच गया तो वो बड़े हैरान हुए भी आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच के दिल्ली से। हमने रात को फोन किया था। मैंने कहा सर्विस है, सर्विस तो कर दी है मैंने। तो उनका काम जो था, बैंक में जाके मैंने वो चेक दोबारा लगवा दिया, पीपीएस नहीं भरा था वो भरवा दिया और सारा हो गया। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने 2.5 लाख की और पॉलिसी सिंगल प्रीमियम ही दी मेरे को। तो सर्विस की इतनी पावर है सर। ये सारा कुछ मैंने सारा कुछ ये आपसे सीखा, एफआरटी से सीखा। नहीं तो मैं भी 12 पॉलिसी नेट करके छोड़ देता था। अभी मैं करीब 40 और 50 हजार के बीच में एवरेज चल रहा हूँ। अपना उम्र के हिसाब से बहुत आई हुई है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। काफी सीनियर मेंबर है हमारे और बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इस एज पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है, तब भी वो इसको एज ए पैशन लेकर ही चल रहे हैं। उनको एफपीआरटी परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अजय जी कंक्लूड करो। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमारा ऑलरेडी 9:03 हो चुके हैं और मैं अशोक कालरा जी हैं मीटिंग में। मैं अशोक कालरा जी को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अशोक कालरा साहब, जरा अतुल भाई का धन्यवाद ऑफिशियली दीजिए। वैसे तो ये परिवार का हिस्सा हैं, अपने परिवार के लिए बहुत हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं आज के सेशन के लिए अतुल भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैसे एक जर्नी 750 रुपये से शुरू होकर के और वो 7 एमडीआरटी तक एलआईसी में पहुंची है और 2 टीओटी जनरल इंश्योरेंस में पहुंची। कैसे वो अपने स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, 15 लोगों की टीम को फिलहाल। और हो सकता है कि अभी फिर उनके ऑफिस में जगह कम पड़ने लगी हो तो फिर तीसरे ऑफिस की भी तैयारी चल रही हो। तो मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि वो उनके अगली इच्छाएं भी पूरी करे। और जैसा कि आज उन्होंने अपने सेशंस के अंदर एक एक चीज बहुत ही बारीकी से बताई है और जैसा कि उन्होंने ट्रेनिंग्स के बारे में बताया कि सस्ता और महंगा तो बात की बात है, जब तक आप उसको सीख करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक आप उसके रिजल्ट नहीं ले सकते हो। और ये ट्रेनिंग को ज्वाइन करना और ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों ही चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं जब आप उसको सोचते हो और उसके हिसाब से करते हो। तो दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड कीजिए जिस तरीके से भी आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। और जितनी चीजें अगर आपको आती हैं और उन चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों से आप कहाँ आगे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और जल्दी ही हमें आप सब लोगों के सेशंस भी सुनने का मौका मिलेगा कि आपकी भी सक्सेस जर्नी ये रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अतुल भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा फॉर अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच अतुल भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। राजेश भाई, एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि सब लोग आपस में गुफ्तगू कर लें और अतुल भाई से बात कर लें। पहले मैं पहले कर लूँ, फिर मैं कर देता हूँ अनम्यूट सबको। पहले 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 शांति पाठ चला लो, उसके बाद अनम्यूट कर देना। ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो ठीक मच। है।